हम सीख रहे थे एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये होता है जी कि इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन अकर। एक होता है कैश बेसिस अकाउंटिंग, दो टाइप की अकाउंटिंग होती है, एक होती है कैश बेसिस अकाउंटिंग। कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या होगी? ऑल इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश रिसीव्ड या पेड, और हम ये अकाउंटिंग नहीं करते होते। हाँ, किसी जगह ये लॉ है, जो छोटे मोटे लोग कारोबार करते हैं ना, वहां पर वो कैश को देख रहे होते हैं कि खर्चा वो तब लिखते हैं जब वो पेमेंट करेंगे, और इनकम तब लिखते हैं जब उनको पैसे मिलते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड क्या कहता है? वो कहता है एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग करो, कि आप खर्चा पेमेंट हुई है या नहीं हुई आप लिख दो। डन होगी बात। अब मैं आपको सबसे पहली एडजस्टमेंट अभी पढ़ाने लगा हूं प्रीपेड की, और उसको एक्सप्लेन भी करूंगा, फिर हर एडजस्टमेंट एक्सप्लेन नहीं करूंगा, समझाने के लिए। सबसे पहली एडजस्टमेंट में सिखाने लगा हूं प्रीपेड एक्सपेंसेस की। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो पे कर दिए हैं बट हुए नहीं है, ऐसा ही होगा। प्रीपेड एक्सपेंस को आप एडवांस एक्सपेंस कह सकते हो। ऐसे एक्सपेंसेस पे कर दिए, हुए नहीं है। डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख लो, एक्सपेंसेस पेड बट नॉट अकर्ड। एक्सपेंसेस पेड बट नॉट अकर्ड। थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। आपके पास एक ट्रायल बैलेंस पड़ा हुआ है, ट्रायल बैलेंस में डेबिट है और क्रेडिट है जी, और वहां पर एक लिखा हुआ इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस में लिखा हुआ 1000। ठीक होगी बात? इंश्योरेंस में क्या लिखा हुआ है? 1000। अगर इसके अलावा इसकी कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है तो बताओ खदीजा, इंश्योरेंस को कहां लिखोगे? इनकम में, एक्सपेंस में, एसेट में या लायबिलिटी? एक्सपेंसेस में। कहां लिखेंगे? एक्सपेंसेस के अंदर। अब हुआ ये कि उसने एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक बात बताई। एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक बात बताई। वो क्या बात बताई उसने? वो कहता है इंश्योरेंस इंक्लूड ₹300 रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। इंश्योरेंस इंक्लूड 300 रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। सारे जाग रहे हैं ना? किसी को नींद आ रही तो बता दे, फिर उस हिसाब से काम करेंगे ना। पक्का? चल, अगर ये बात आखिरी ना लिखी होती एडजस्टमेंट के अंदर या एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर, हम पूरा 1000 एक्सपेंस में लिख देते। ऐसा ही था। अब उसने बताया कि इंश्योरेंस के अंदर 300 रुपया तो अगले साल का है। अगले साल का मतलब है वो पे हो गया, आपका नहीं हुआ, प्रीपेड है। तो क्या हम इसको इस साल के एक्सपेंस में लिखें? चले एक और आसानी कर लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं ये 2026 का साल है हमारा, और वो कहता है ये जो 300 है ये 2027 का है। तो भाई 2026 में 2026 के एक्सपेंस लिखेंगे ना, 2027 के तो एक्सपेंस नहीं लिख देंगे। तो 1000 रुपए के अंदर 300 2027 का एक्सपेंस, और हमें एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि सिर्फ वो एक्सपेंस लिखना जो अकर्ड है, जो हमारे साल की है। तो हम कितना लिखेंगे फिर? 700। गुड हो गया। ये 300 क्या है? प्रीपेड, और प्रीपेड के सेट में आता है करंट एसेट के अंदर।
प्रीपेड केस में आता है, तो हम 300,000 में से निकाल देंगे और जाकर करंट एसेट में लिख देंगे प्रीपेड, रेंट, इंश्योरेंस, सैलरी जो भी है। ये बात समझ लगी? अब इस एंट्री को बोलते हैं एडजस्टिंग एंट्री। क्या बोलते हैं? एडजस्टिंग एंट्री। ये बात सारी कहानी समझ लग गई? कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस होगा, कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस होगा, वो अपने रेलिवेंट एक्सपेंस में से माइनस कर देना और जाकर करंट एसेट में लिख देना। ये बात समझ लगी? तो हमें क्या पता होना चाहिए? एक बात आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं? अक्कर्ड, सॉरी पेड बट नॉट अक्कर्ड। अब मैं सारी कहानी बार बार इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं सुनाऊंगा, डायरेक्ट लिखता जाऊंगा। तो सबसे पहला इसका हमने क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के अंदर लेस कर दूंगा फ्रॉम रेलिवेंट एक्सपेंस, लेस फ्रॉम रेलिवेंट एक्सपेंस। ये किसके बारे में कह रहा हूं? किसी भी प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में। रेंट प्रीपेड होगा तो रेंट में से माइनस कर दूंगा, सैलरी प्रीपेड होगा तो सैलरी में से माइनस कर दूंगा, इंश्योरेंस प्रीपेड थी तो इंश्योरेंस में से माइनस कर दिया। तो लेस फ्रॉम रेलिवेंट एक्सपेंस, और जाकर उसको कहां लिखूंगा? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर। किस हेड के नीचे? करंट एसेट्स जाकर उसे बनाऊंगा और लिखूंगा प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से। एक्सपेंस का नाम लिखेंगे वहां, ये एडजस्टमेंट हो जाएगी। अगर ये नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन ना होती तो एक्सपेंस कितना लिखा जाना था? 1000 रुपए पूरा, तो गलत हो जाना था, क्योंकि उसके अंदर प्रीपेड भी शामिल है। प्रीपेड हमारा एक्सपेंस नहीं होता, एसेट होता है। हाँ अब्दुल्ला को सवाल? सॉरी, 1000 माइनस 300 करके 700 लिख दो, डायरेक्ट 700 लिख दो, आपकी अपनी मर्जी है, मेंशन करने की जरूरत भी नहीं, ये मेंशन खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है? अगर आपसे कोई पूछे, अगर आप चाहते हो तो बहुत मजेदार काम करते चले, जब मैंने इंश्योरेंस पे की थी तब एंट्री क्या पास की थी बड़ा? जब मैंने इंश्योरेंस पे की थी, ये एडजस्टिंग एंट्री की बात नहीं कर रहा, ये देखिए ट्रायल बैलेंस बना पड़ा है ना आपके पास, उससे पहले दो काम हो चुके हैं, जर्नल एंट्री, लेजर्स, फिर ट्रायल बैलेंस। जब आपने इंश्योरेंस पे की थी, पता है एंट्री क्या पास की थी? इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 1000 रुपए से। कैश तो आपका 1000 ही गया था, ये ओके है? इसका मतलब इसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैश तो 1000 ही गया, लेकिन ये सारा एक्सपेंस नहीं, इसको एडजस्ट करने की जरूरत है। मैंने 1000 दिया खर्चा इंश्योरेंस का, 700 इस महीने का था, 300 अगले साल का था, राइट? मैंने जब पेमेंट की तब मैंने डायरेक्ट लिख दिया इंश्योरेंस टू कैश। इसका मतलब है इंश्योरेंस में एडजस्टमेंट की जरूरत है, क्योंकि ये सारा एक्सपेंस। तो मैं क्या करूंगा? ये थी जर्नल एंट्री, ये क्या थी? जर्नल एंट्री। अब मैं पास करने लगा हूं एडजस्टिंग एंट्री। क्या पास करने लगा हूं? एडजस्टिंग एंट्री। एडजस्टिंग एंट्री में क्या करूंगा? इस इंश्योरेंस में से 300 माइनस करूंगा, इंश्योरेंस एक्सपेंस में से 300। ओ भाई, इंश्योरेंस एक्सपेंस को कम करना हो तो डेबिट करते हैं या क्रेडिट? एक्सपेंस को कम करना है तो क्रेडिट, एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट कम। तो 300 से मैंने कम करना है तो उसे क्या कर दिया? क्रेडिट। और मैं इसे लिख दूंगा जो असल में है प्रीपेड इंश्योरेंस 300। इसे बोलते हैं एडजस्टिंग एंट्री। ये हो चुकी होती है पहले, हम ये एंट्री पास करते हैं। एक मिनट, वो साइड पर मैं, मुझे ये खत्म करने दें, उसकी बात हो सकता है आपके सवाल का जवाब मिल जाए। ठीक है? ये जो मेरी प्रीपेड इंश्योरेंस है, प्रीपेड इंश्योरेंस किस में जाएगा? करंट एसेट में। और ये क्या होगा? अपने एक्सपेंस में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि कम हो रहा है। तो ये जो ऊपर आपने लिखा है ना, उसकी ये एंट्री की फॉर्म में है। अब आखिरी बात करने लगा, अगर आपने जब 1000 रुपए दिया था तब ही आपको पता था
कि 700 इस साल का है, 300 अगले साल का है, तब एंट्री क्या पास होनी, असल जो एंट्री पास होनी चाहिए थी वो क्या होनी चाहिए थी कि हमारा कैश गया 1000, जिसमें इंश्योरेंस एक्सपेंस था 700 और प्रीपेड था 300। अगर हम तब ये वाली एंट्री पास कर देते तो तब एडजस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं थी। एडजस्टमेंट की तब जरूरत होती है जो हमने पहले एंट्री पास की है उसमें कोई कमी कोताही है, तब एडजस्टमेंट की जरूरत होती है। अगर वो ये कह देता कि जनाब एंट्री उसने पास ही ठीक किया, तो ये ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड भी नजर आ रहा होता, एक्सपेंस में फिर 1000 नहीं 700 नजर आ रहा होता। तो ये काम अगर हो जाए तो एडजस्टिंग एंट्री की जरूरत नहीं। हमें कैसे पता चलता है कि एडजस्टिंग एंट्री पास करनी? अगर वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताएगा, इसका मतलब है नीड टू एडजस्टमेंट। नहीं बताएगा, इसका मतलब है सब कुछ ठीक है। तो जो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात गिवन होगी हम उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और उस चीज को जाकर सही कर देंगे। डायरेक्ट भी सही कर सकते हो। ये एंट्रीज तो वैसे ही अकाउंटिंग की खूबसूरती होती है। ये वही एसेट कम या ज्यादा, एक 300 एसेट नहीं लिखा था लिख दिया, एसेट एक्सपेंस के अंदर ज्यादा लिखा दिया था कम कर दिया। ये तो हमें वही 5 हेड 5 जो रूल्स है, एक्सपेंस बढ़ेंगे कम होंगे सारे वही रूल्स है। तो अब इसको थोड़ा समराइज करें। जब भी कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस किसी एक्सपेंसेस के अंदर लिखे जाएं, एक्सपेंस में से माइनस कर देंगे, करंट एसेट में जाकर लिख देंगे। उसकी एंट्री क्या पास करेंगे? प्रीपेड डेबिट क्योंकि एसेट है, और एक्सपेंस बस ये है मेन, बाकी सारी कहानी है। तो अगर हम प्रीपेड को दोबारा एक दफा मैं आपको लिख दूं समराइज, यानी डायरेक्ट जो हमारी पहली एडजस्टमेंट है वो हो गई प्रीपेड या एडवांस एक्सपेंस की। प्रीपेड या एडवांस एक्सपेंस की क्या मतलब है इसका? ऐसे एक्सपेंसेस पेड बट नॉट अकर्ड। यहां ये बात ही ओके है। फिर एसओसीआई में क्या करेंगे? इसका जाकर लेस कर देंगे क्योंकि प्रीपेड है, अकर तो हुआ नहीं, लेस कर देंगे फ्रॉम रेलिवेंट एक्सपेंस, जो एक्सपेंस एडवांस है उसमें से माइनस। और एसओएफटी के अंदर क्या करेंगे? करंट एसेट्स लिखेंगे किस नाम से? प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से। और अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे तो एडजस्टिंग एंट्री फॉर्म बनाकर दें, तो एडजस्टिंग एंट्री भी उसको बनाकर दे सकते हैं हम। एडजस्टिंग एंट्री यही दो है, एसेट में लिख रहे हो डेबिट कर दो, एक्सपेंस में से कम कर रहे हो क्रेडिट कर दो। तो एंट्री क्या होगी? प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट उतनी अमाउंट से जितने का प्रीपेड है, और वो वाला एक्सपेंस इंश्योरेंस एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस जो एडवांस है। ये आपको पता होना चाहिए। वो पूछ ले तो बता देना, नहीं पूछेगा वैसे आपको पता होनी चाहिए। वो कुछ भी नहीं पूछता, इसमें से सिर्फ वो डायरेक्ट जब एसोसिएट बनाएंगे ना, 1000 में से 300 माइनस करके उधर लिखेंगे और उधर 700 लिखेंगे, ये काम है हमारा। जब एसोसिएट और एसओएफटी बना रहे, ये चीजें सिर्फ हमें पता होनी चाहिए, इसकी बेस के ऊपर वो काम करना। अगला पार्ट है जी एक्रूड एक्सपेंस। ईयर चेंज हो रहा है, ईयर तो चेंज नहीं करवाएगा आपसे। हाँ हाँ, जब भी वो अगले पिछले साल का काम करवाएगा तब ऐसा होगा। मंथ का नहीं, क्योंकि साल की अकाउंटिंग होती है। एक्रूड एक्सपेंस, एक्रूड एक्सपेंस के हम नाम भी लिख लें, एक्सपेंसेस पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सारे नाम है। एक्रूड एक्सपेंस, एक्सपेंसेस पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एरियर्स भी बोलते हैं, एरियर्स एक्सपेंसेस। जो एरियर्स होते हैं वो भी आउटस्टैंडिंग ही माने जाते हैं।
हाँ जी, अकर्ड बट नॉट पेड, अकर्ड बट नॉट, अकर्ड डेफिनेशन जितनी मर्जी लंबी लिखी होगी इसकी, बस अंदर में यही बात इंपॉर्टेंट होगी। अब अक्कर हो गए हैं, इसका मतलब अक्कर हो गए तो लिखने पड़ेंगे, लेकिन पे नहीं हुए तो फिर लाइबिलिटी भी है। ऐसे एक्सपेंसेस जो अक्कर हो चुके हैं लेकिन अभी तक, अगर सपोज दैट मैं सैलरी की बात करता हूं, जर्नल एंट्री की बात करते हैं, जर्नल एंट्री, हमने एक एंट्री पास की, सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, 4000 से अज्यूम करते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में पता चला 1000 सैलरी पे ही नहीं की, अक्कर हो गई है, पे कोई बता सकता है कि इसके अंदर वो 1000 है या नहीं है? क्यों नहीं? क्योंकि ये तो पेड है, ये तो कैश क्रेडिट हो रहा है, और उस 1000 का तो कैश क्रेडिट ही नहीं हुआ इस साल। पिछले प्रीपेड के अंदर वो उसके अंदर शामिल थी, उसमें से निकाल लिया था, अब इसके अंदर शामिल ही नहीं है, बट अक्कर हो चुकी है, पेमेंट नहीं हुई। पेमेंट को तो हम देखते ही नहीं है, हम देखते हैं अक्कर हो गई है, एक्सपेंस लिख दो। तो हम क्या करें, इस सैलरी में 1000 और ऐड कर दें, 1000 और ऐड कर देंगे, और वो हमारे एसेटों का लायबिलिटी, पे नहीं किए, खर्च, सैलरी हो गई है, पेमेंट हो चुकी है, लेकिन अभी तक पेमेंट की नहीं। मिसाल के तौर पर अब एक बंदे ने हमारे साल भर काम कर लिया है, उसकी सैलरी बनती थी 5000, हमने 4000 दे दी, एंट्री भी पास कर दी, हमने कहा यार 1000 बाद में अगले साल ले लो, तो क्या वो अगले साल लिखेंगे? इस साल की सैलरी अगले साल लिखेंगे? इसी साल लिखेंगे? तो इसी साल फिर लिखो, क्योंकि अभी तो 4000 लिखा है आपने, तो सैलरी एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, ये एडजस्टिंग एंट्री होगी, सैलरी एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, सैलरी पेएबल या अक्रूड सैलरी क्रेडिट हो जाएगा, अदर पेएबल भी लिख सकते हैं। अब ये है एडजस्टिंग एंट्री, सैलरी एक्सपेंस बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, एक्सपेंस डेबिट कर रहे हो, और ये क्या चीज है, एसेट है लायबिलिटी, लायबिलिटी, तो आप एडजस्टमेंट लिख लो, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के अंदर एड इन रेलिवेंट एक्सपेंसेस, रेलिवेंट एक्सपेंसेस के अंदर जाकर ऐड कर देंगे। यानी अगर 4000 ऊपर ट्रायल बैलेंस में सैलरी लिखी होगी ना, हम कितनी लिखेंगे, 4000 या 5000? एक्सपेंसेस में 5000 लिखेंगे, और ये वाला 1000 किधर जाकर लिख देंगे, या पूरा 5000 लायबिलिटी में लिखेंगे? 1000। बात समझ लग रही है? और एसओएफपी का एड इन करंट लायबिलिटी, किस नाम से? अक्रूड या सैलरी पेएबल के नाम से, अक्रूड या सैलरी पेएबल के नाम से। एडवांस एक्सपेंस निकाल देंगे क्योंकि एडवांस है, और एस्ट्रो में लिख देंगे। जो एक्सपेंसेस अक्रूड है या आउटस्टैंडिंग है, एक्सपेंसेस में ऐड कर देंगे, करंट लायबिलिटी में भी लिखेंगे। डन होगी बात? नेक्स्ट, आज हमने 4 चीजें पढ़ ली, 2 पढ़ ली जी। जो एक्सपेंस में लिखेंगे ना वो 5000 लिखेंगे, 4000 ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा होगा, 1000 एडजस्टमेंट वाला भी उसके अंदर लिख देंगे, तो वो 5000 हो जाएगा, और 1000 रुपया लायबिलिटी में लिखेंगे, क्योंकि लायबिलिटी 1000 है, 5000 नहीं, 4000 तो पे हो चुकी है जी। नेक्स्ट आ जाए, एडवांस इनकम, प्रीपेड इनकम, और असल नाम इसका क्या है भला?
बस ही असल नाम क्या एडवांस इनकम का? अनअर्न्ड इनकम। एक्रूड इनकम ये नहीं है। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? रिसीव्ड बट नॉट अकर्ड या रेंडर्ड। अकर्ड क्योंकि एक्सपेंस के लिए लफ्ज अकर्ड का इस्तेमाल होता है, इनकम के लिए रेंडर्ड का इस्तेमाल होता है। रिसीव बट नॉट अकर्ड या बट नॉट रेंडर्ड। अच्छा, पैसे आपको मिल गए हैं लेकिन वो इनकम अभी तक आपने कमाई नहीं। क्या इनकम में लिखोगे या लायबिलिटी में लिखोगे? लायबिलिटी में लिखोगे। देखिए, आपको पैसे मिल गए हैं लेकिन अक्कर नहीं हुए। मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर आप किसी जगह जॉब करते हो, आपको अगले साल की सैलरी भी मिल गई एडवांस में, तो वो अगले साल की इनकम में आएगी ना, इस साल की इनकम में। क्योंकि हम किसके ऊपर लिखते हैं? एक्रूअल कॉन्सेप्ट। और एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अकर्ड लिखना है, पेड या रिसीव्ड नहीं लिखना। अगर आगे पीछे है तो, अगर अकर्ड और पेड रिसीव्ड सेम टाइम पर है फिर तो टेंशन नहीं है ना। अब अकर्ड कब है? अगले साल। रिसीव्ड कब है? इस साल। तो क्या इनकम किस साल में लिखे? अगले साल में। लेकिन ले तो लिया है ना, पैसे तो मिल गए हैं, तो इनकम में लिखे या लायबिलिटी में लिखे? लायबिलिटी में। और अगर पहले इनकम में लिखे हुए तो वहां से माइनस कर देंगे लायबिलिटी। बिल्कुल प्रीपेड एक्सपेंस की तरह। प्रीपेड एक्सपेंस से क्या किया था? माइनस करके एसेट में लिख दिए थे, और इसमें माइनस करके लायबिलिटी में लिख दिए। तो एसओसीआई में क्या करेंगे जी? लेस फ्रॉम रेलिवेंट इनकम, लेस फ्रॉम रेलिवेंट इनकम। और एसओएफपी के अंदर क्या करेंगे? एड इन करंट लायबिलिटी। किस नाम से? अनअर्न्ड इनकम के नाम। एंट्री को बता सकता है? एंट्री हाँ बोलो बोलो। एंट्री तो आप लोग यार, ये एंट्री लिखी हुई है, एंट्री लिखी हुई है। बताएं। एंट्री बनाओ, बनाओ, खुद बनाओ। अब अकाउंटिंग आपकी है, खुद ही। गलत हो जाएगी ना, बोंगिया शोंगिया मारोगे तो अकाउंटिंग सीखोगे। बोंगिया चवले जो दिल करता है, अकाउंटिंग आ जाएगी। हाँ अच्छा, इनकम डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट। गुड। इनकम में से माइनस कर रहे हो तो इनकम डेबिट। इनकम में से माइनस कर रहे हो ना, इनकम कम कर रहे हो, तो इनकम कम होती है तो क्या करोगे? डेबिट। और लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट। तो वो वाली इनकम डेबिट कौन से वाली बोला? जो एडवांस है। सैलरी एडवांस है, कमीशन एडवांस है, इंटरेस्ट एडवांस है, जो भी एडवांस इनकम है। तो क्या करेंगे? एडजस्टिंग एंट्री इसकी इनकम डेबिट, इनकम में से माइनस कर दिया, और अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट। जितनी एडवांस इनकम है ना, उतने से इनकम में से माइनस लायबिलिटी में है। आज की लास्ट एंट्री 4 है टोटल, प्रीपेड और एक्रूड इनकम और एक्सपेंस। आज की लास्ट एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम अकर्ड बट नॉट रिसीव। एक्रूड का मतलब भी अकर्ड है। एक्रूड को आप कह सकते हो इनकम रिसीवेबल भी। इनकम रिसीवेबल भी। अकर्ड बट नॉट रिसीव। अकर्ड बट नॉट रिसीव्ड। ठीक होगी बात? अकर्ड बट नॉट रिसीव्ड। हाँ जी अब्दुल्ला, क्या हाल चाल है? बताएं फिर। अकर्ड इनकम अकर होगी, मिली नहीं, इनकम में प्लस करोगे माइनस।
माइनस होगी, प्लस होगी, इनकम में प्लस होगी, हाँ मिल प्लस। ओ भाई अक्कर है तो प्लस करो, अक्कर अक्कर तो हो गई है, रिसीव नहीं हुई ना, तो हम रिसीव बेसिस को देखते ही नहीं है। तो ऐड इन रेलिवेंट इनकम, जब नींद आ रही होती है तो ऐसे सवाल मुंह से निकलो। ग्लासेस का ये नहीं मतलब कि नजर नहीं आती आंखें। एड इन रेलिवेंट इनकम, ओके होगी बात? SOFP, SOFP, इनकम अकर्ड बट नॉट रिसीव। एसेट और लायबिलिटी है, इनकम मिलने वाली है, रिसीवेबल है। कोई भी रिसीवेबल हो एसेट होता है, कोई भी रिसीवेबल हो एसेट होता है, लायबिलिटी तो कोई नहीं है। तो करंट एसेट किस नाम से? एक्रूड इनकम के नाम से या इनकम रिसीवेबल के नाम से। हाँ जी, इसकी एडजस्टिंग एंट्री जिसका नाम बोलेंगे वही बताएगा। सीनियर से पूछते हैं जिन्होंने पहले 2 साल अकाउंटिंग पढ़ी। हाँ जी अफाक, इन्होंने डीकम, पता नहीं, मैंने डीकम की अकाउंटिंग कभी देखी नहीं कि किस तरह की लिखी हुई है। ओ भाई एंट्री मतलब पूछी है मैंने। हाँ इसकी एक्रूड इनकम की एंट्री बोलना नहीं है किसी ने, ना ही किसी ने कहा है फूका मारना है। वो एंट्री लिखी हुई है, बस बतानी है। हाँ? अपने वाले वो ना ही बताना तो बेहतर है, क्योंकि कुछ ऐसी एंट्री होगी वो कि अकाउंटिंग की रूह कांप जाएगी। चलो बता दे। अल्लाह अकबर, मैं कहता था ना आईकॉम बंदा ना करे डूब के मर जाए, उससे ज्यादा बेहतर है। तो कम अज कम तो धरती का बोझ तो कम होगा। नहीं बड़े बड़े हैं, ठीक है। और डीकॉम का तो मुझे पता नहीं है, इसलिए अब इमेजिन करें, पता चला 2 साल अकाउंटिंग पढ़ने का, बंदे को जंग लगा देते हैं। आप बताएं। एक्रूड इनकम टू इनकम, एक्रूड इनकम डेबिट इनकम का, वो अल्लाह के वली लिखा हुआ है ये। एड इन इनकम, इनकम बढ़ रही है तो इनकम क्रेडिट, ये तो हमने छोटे होते पढ़ा हुआ है कि इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट। फिर करंट एसेट, तो करंट एसेट डेबिट। एक पता चल गया, दूसरा तो वैसे ही पता चल जाता है। तो एक्रूड इनकम डेबिट क्योंकि हमारा एसेट है, और इनकम क्रेडिट क्योंकि इनकम बढ़ रही है। तो मेरे भाई हमारे पास आ गया एक्रूड इनकम डेबिट, इनकम क्रेडिट। और इस एंट्री के बारे में भाई साहब ने क्या बताया? सैलरी टू कैश। मैंने कहा ना कि ना बताए अकाउंटिंग की रूह कहां जाएगी। ये डोंगी नहीं है, इसे पता नहीं क्या बोलते हैं, डोंगी शोंगी से, ये कोई और ही लेवल है। अच्छा अब ना मैं आपको सवाल बताता हूं जो आपने घर से करके आने हैं, और करने का तरीका करवाऊंगा मैं कल ही, लेकिन अभी बता देता हूं। देखें आपके पास 2 सवाल आप कर लो, ज्यादा ना। पहला सवाल ये देखिएगा, ये आपके पास ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, ठीक है। ये आपके पास एक ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, ये आपको सब पता है कि कहां पर क्या क्या लिखना है। ओपनिंग स्टॉक पता है कहां लिखना है? पता है ना, कॉस्ट ऑफ सेल में लिखते हैं। सन्ड्री डेटर, डेटर्स डेटर्स ही होते हैं, चाहे सुंदरी हो या ट्रेड हो या जो मर्जी हो, ठीक है। डेटर्स डेटर्स ही है। करंट एसेट में फर्नीचर, प्लांट, परचेज, बिल रिसीवेबल करंट एसेट है आपका। बिल रिसीवेबल, कोई भी रिसीवेबल हो एसेट होता है, कोई भी पेएबल हो लायबिलिटी होती है। कैरेज इन का पता है, कैरेज आउट का पता है, इंश्योरेंस, रिटर्न इनवर्ड, सैलरीज, वेजेस, कैश इन, ये सब पता है ना कहां कहां लिखने हैं। बिल पेएबल करंट लायबिलिटी है जी। रिटर्न आउटवर्ड, कैपिटल, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम, सेल्स, कमीशन रिसीव्ड और क्रेडिटर। डन। अब यहां पर देखिएगा, पता है क्लोजिंग स्टॉक कहां लिखा जाएगा? एक तो लेस
लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल में से और करंट एसेट। आउटस्टैंडिंग सैलरी 6000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 6000, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब बताओ आउटस्टैंडिंग एक्रूड एक्सपेंस क्या करोगे? एक्रूड एक्सपेंस का 6000 का ऊपर है सैलरीज में 6000 ऐड करके लिखेंगे और इस 6000 को फिर करंट लायबिलिटी में भी लिखेंगे। एक्रूड एक्सपेंस अपने पास देख लो, जो आपने एक्रूड एक्सपेंस के बारे में क्या लिखा हुआ है देखो जाकर जरा, एक्रूड एक्सपेंस में क्या लिखा हुआ है आपने, ये है आपके एक्रूड एक्सपेंसेस। क्या लिखा हुआ है? एड इन रेलिवेंट एक्सपेंस और करंट लायबिलिटी। तो इस 6000 का क्या करना है हमने? सैलरी एक्सपेंस में ऐड करके, सैलरी एक्सपेंस अब 24000 से नहीं लिखा जाएगा एक्सपेंसेस के अंदर, और लायबिलिटी के अंदर 30000 लिखोगे या 6000 लिखोगे? 6000। बाकी एज इट इज चीजें जा रही हैं, बाकी एज इट इज जानी है, सिर्फ और सिर्फ ये 6000 जाकर को रोल डाल देगा। वेजेस 1000 एक्रूड, ये भी आउटस्टैंडिंग है, इसका क्या करेंगे? वेजेस में ऐड कर देंगे और करंट लायबिलिटी में भी लिख देंगे। जब लिखने लगोगे ना वेजेस तो 21000 लिखना, और ये 1000 लिखना भूल जाना, फिर बराबर नहीं आएगा। अगर भूल जाओगे, एक एडजस्टमेंट करोगे दूसरी एडजस्टमेंट नहीं करोगे तो इफेक्ट बराबर। इंश्योरेंस इंक्लूड 350 रिलेटिंग टू द नेक्स्ट ईयर, 350 नेक्स्ट ईयर का है, ये बड़ी आपके ऊपर इंश्योरेंस, इसमें से 350 माइनस करके लिखेंगे और करंट एसेट में 350 बात समझ लगी। बाकी सारा वही सवाल है, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, बाकी सारा एसेट है, ये कुछ एडजस्टमेंट करके लिखना है। ये क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 5 देखें, क्योंकि इसके अंदर इनकम नजर नहीं आई मुझे, इनकम वाला भी एक सवाल करें। क्लोजिंग स्टॉक 2400, क्या करेंगे इस क्लोजिंग स्टॉक का? कॉस्ट ऑफ सेल से माइनस करंट एसेट। वेजेस एंड सैलरीज एक्रूड 340, एक्रूड सैलरीज वेजेस एंड सैलरीज है, तो वेजेस एंड सैलरीज में ऐड करंट लायबिलिटी। रेंट प्रीपेड, रेंट में से माइनस करंट एसेट में लिखेंगे। रनिंग एक्सपेंसेस ओविंग, ओविंग का मतलब होता है क्रूड नॉट पेड, मकरूज होना, मतलब आपने वैन रनिंग कॉस्ट को खर्चा खुर्चा हुआ वो अभी तक पे एक्सपेंस में ऐड। कमीशन रिसीवेबल एक्रूड इनकम, कमीशन में ऐड और लायबिलिटी में या एसेट में रिसीवेबल है, कमीशन में ऐड करंट एसेट, कमीशन में ऐड, क्योंकि कमीशन हमारा रिसीवेबल इनकम है ना, एक्रूड इनकम है, और एक्रूड देखिए ना, जो एक्रूड होते हैं ना या रिसीवेबल होते हैं वो हमेशा ऐड होते हैं और आगे एसेट में जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 4, 5 और 6 भी कर लेना। 4, 5, 6 हाँ जी, ये क्वेश्चन करके आने हैं, ये मैं नहीं बता रहा क्योंकि ये मैं चाहता हूं कि आप खुद करके आओ। ठीक है, क्वेश्चन 4, 5 और 6, और हर सवाल की अपनी अलग जंबो। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि अकाउंटिंग, चाहे आपने आगे सीए कंटिन्यू करना है या नहीं करना, बस आप चाहते हो आपकी अकाउंटिंग बहुत अच्छी हो जाए, तो खुद करके आना भूल, क्योंकि आपने अपनी ग्रूमिंग के काम करना, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना, लोगों की स्ट्रेंथ को चोरी नहीं करना। ठीक है, वरना ये ना हो कि कल को फिर सारा काम